तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसका होगा राज तिलक, लगातार कवरेज आज तक आपके लिए लेकर आया है। पश्चिम बंगाल, असम, दोनों राज्यों में बड़ी तेज रफ्तार से वोटिंग इस समय चल रही है। असम में 47 सीटों पर, बंगाल में 30 सीटों पर आज पहले दौर में वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में वोटिंग की रफ्तार असम के मुकाबले तेज है और शिकायतों की रफ्तार भी बंगाल में असम के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है। 11:15 बजे तक बंगाल में 36.09% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। असम में भी इसी समय तक 25.88% वोटिंग दर्ज की गई है। बंगाल में एक के बाद एक ताबड़तोड़ शिकायतें हैं टीएमसी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ, और बार बार चुनाव आयोग का दरवाजा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खड़काया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया, यह कहते हुए कि काथी में टीएमसी का बटन दबाओ तो वोट बीजेपी को जा रहा है, जिसके जवाब में बीजेपी का कहना है कि अपनी हार सामने देखकर तृणमूल कांग्रेस बौखला रही है। टीएमसी ने काशीपुर में भी, पुरुलिया में भी वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ताबड़तोड़ आरोप बीजेपी पर लगा रही है, चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का सीधा कहना कि चुनाव हारते देखकर तृणमूल कांग्रेस बौखला रही है। कोई बना होने वाला नहीं, ना जनता पर ना चुनाव। जनता बाहर आकर के इनको प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे कार्यकर्ता तैयार है, सेंट्रल फोर्स हर सेक्टर में मौजूद है। मुझे लगता है कि इसका कोई प्रभाव और चुनाव पर नहीं पड़ेगा। टीएमसी कह रही है कहीं न कहीं उनके एजेंट्स को बैठने नहीं दिया जा रहा है, कहीं न कहीं रिगिंग भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? वो इलेक्शन कमीशन नहीं, वो हार रहे हैं देख करके इस प्रकार बनी बनाई कंप्लेन कर रहे हैं। उसके लिए चुनाव कमीशन है, उसके लिए सेंट्रल फोर्स है। सीधा जाके कंप्लेन करे और सेंट्रल फोर्स लोगों को बोल रहे चलिए आपको वोट हम दिलाते हैं, और नहीं करके वो जाके उल्टा अभियोग करे। यहाँ के पुलिस जो उनके इशारे पर काम करती है, आज नहीं करे, उनको पता चल गया परिवर्तन हो रहा है, इसे उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा यहाँ तक कि सेंट्रल फोर्स को भी किया जा रहा है प्रेशर में लाने के लिए। कोई आज प्रेशर में नहीं है, आज ममता बनर्जी और टीएमसी प्रेशर में, इसलिए इस प्रकार हरकत कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई पर भी हमले का आरोप लगाया। शुभेंदु के भाई दिवेंदु ने आरोप लगाया कि कांथी में उनके भाई सुमेंदु की गाड़ी पर हमला किया गया। इस हमले में गाड़ी को नुकसान हुआ है, सुमेंदु बाल बाल बच गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई का यह बड़ा आरोप है कि सुमेंदु अधिकारी पर कांथी में हमला हुआ है और कहा गया कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और लगभग पूरा परिवार उनके साथ अब तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी की तरफ पलायन कर चुका है। वो इलेक्शन एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी का ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास, उनका पूरी मदद से वो खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वहाँ वो लोग रेगिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को, पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। तो सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी के परिवार से आरोप है कि उनके पोलिंग एजेंट पर, उनके भाई पर हमला किया गया, गाड़ी तोड़ी गई। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम ले रहे हैं ये बताते हुए कि जानबूझकर अपनी मौजूदगी में यह हमला करा गया। हमारे साथ इस वक्त यहाँ 3 खास मेहमान स्टूडियो में। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस और आरएसएस से जुड़े हैं, संघ से जुड़े। हमारे साथ इस वक्त संजय कुमार हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, लगातार आज तक पर हर चुनाव में आपके साथ विश्लेषण करने के लिए मौजूद रहते हैं। विनोद जी, जो एक के बाद एक आ रही हैं बातें, तृणमूल कांग्रेस पोलिंग बूथ बता रही है यहाँ पर ईवीएम ठीक नहीं है, दूसरी जगह ये बीजेपी का वोट चला जाता है, टीएमसी का बटन दबाओ तो बीजेपी कह रही है कि साहब हार रहे हैं तो इसलिए बौखला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव उतना आसान होने वाला नहीं है जितना कि बाकी राज्यों के शांति से निपट जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं? नहीं, वो तो और राजनीतिक पार्टियां बाद में मान भी लेती है नतीजा। नहीं, चुनाव तो ये वाकई बहुत इस बार का जटिल है। और जिस तरह का चुनाव प्रचार लगातार पिछले दिनों हुआ और जिस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी पर हमला हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी का पैर टूटा, वो सब घटनाओं के आलोक में अगर देखें तो निश्चित रूप से जो है
चुनाव बहुत जटिल है। अब रही बात ये जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यानी टीएमसी के लोग लगा रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता हमले का आरोप लगा रहे हैं, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चुनाव के समय और खासकर मतदान के समय चलता है पार्टियों के बीच में। इसको साइकोलॉजिकल वारफेयर और हर चुनाव में होता है। बैलेट के ज़माने में भी बूथ लूटने का आरोप लगते थे। मुझे तो वो चुनाव याद है, मधेपुरा में शरद यादव जो है आके चुनाव आयोग के सामने धरना देकर बैठ गए थे, जो लालू यादव के खिलाफ लड़े थे, कि वहाँ सारे बूथ लूट गए और चुनाव का नतीजा निकला, शरद यादव जीत गए चुनाव। तो ये एक तरह से जो है मैं इसको एक पेशबंदी मानता हूँ राजनीतिक दलों की साइकोलॉजिकल वारफेयर का, मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा मानता हूँ कि अभी आने दीजिए 8 चरणों तक। अभी बीजेपी भी कई जगह आरोप लगाएगी कि वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लूटने का प्रयास किया या कब्जा करने का प्रयास, ये सब चलेगा और हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि जो गंभीर आरोप अगर लगे, चाहे बीजेपी लगाए चाहे तृणमूल कांग्रेस लगाए, उनकी जांच की जाए और निराकरण किया जाए, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो हमारी परिपाटी परंपरा है वो बनी रहे। क्योंकि चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो नतीजे देखिए अगर एक तरफा हो गए तो किसी के सामने स्वीकार अस्वीकार करने का मतलब ही नहीं रहेगा। दिक्कत तब आती है जब बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट होती है, जैसे बिहार में हुआ था अभी पिछले चुनाव में, कि बिल्कुल कभी आरजेडी आगे और तो कभी जो है वो आगे, तो उसमें जरूर फिर आरोप प्रत्यारोप लगे और कई बार ये भी लगा कि, तो ऐसे समय जो है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो जज की भूमिका में है, न्यायाधीश की भूमिका में। संजय जी, आपको लगता है नतीजा एक तरफा होगा जैसा पिछली बार था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नतीजे एक तरफा होंगे। मैं बंगाल अभी घूम के आया, लेकिन मुझे इस बात का कोई किसी भी तरह से ऐसी सूरत दिख नहीं रही है कि चुनाव एक तरफा होगा। ओपिनियन पोल कांटे का मुकाबला है। ओपिनियन पोल किया आपने इस बार? ओपिनियन पोल नहीं किया हमने, लेकिन मैं अलग अलग जगहों पे घूम के आया और मैं इस बात को अभी भी दोहराऊंगा कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि चुनाव एक तरफा होने वाला है। बहुत ही कांटे का मुकाबला है। तो जो बात ये कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है एक तरीके से, जिसमें राजनीतिक पार्टियां एक दबाव बनाने की कोशिश करती हैं। हाँ। टेस्ट मैच में जब इनिंग बाय इनिंग चलते हैं तो पिछली इनिंग में कितना वजन आपके ऊपर पड़ा है उसका असर होता है अगली इनिंग में खेलने पर। आज अगर तृणमूल कांग्रेस बार बार कह रही है कि गड़बड़ हो रही है, ईवीएम में खेला हो रहा है, देखिए, और बीजेपी कह रही है कि हार रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, 2-3 धारणाएं हैं चुनाव के बारे में। ये भी धारणा है। एक तो ये होता है बार बार जब टर्नआउट बढ़ेगा, शाम में सारे टीवी चैनलों पे ये चर्चा शुरू हो जाएगी, टर्नआउट बढ़ गया या घट गया और इसका क्या अर्थ निकालें। तो एक आम धारणा बन गई है कि अगर टर्नआउट बढ़ता है तो शायद रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाता है। ये आम धारणा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे ही एक धारणा बन गई है कि जो पार्टी ज़्यादा शिकायत करे ईवीएम में गड़बड़ी और तमाम तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ऐसा लगने लगता है लोगों को, दर्शकों को ऐसा लगता है, हम आप जैसे लोगों को लगने लगता है कि शायद ये पार्टी हारती हुई दिख रही है, इनके पक्ष में मतदान नहीं हो रहा है। हालांकि हमें इस बात का पता तो चल नहीं सकता कि किसके पक्ष में मतदान हो रहा है, लेकिन ऐसी धारणा है कि जो ज़्यादा शिकायत करे उसको डिसएडवांटेज है, इसी वजह से वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये धारणा कई बार गलत होती है। मैं भी इस पॉइंट का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका जिक्र विनोद अग्निहोत्री जी कर रहे थे। 1998 का चुनाव, शरद यादव जी धरने पे बैठे थे और वो समय था जब 72 घंटे और 80 घंटों तक काउंटिंग होती थी। काउंटिंग होता रहा, चुनाव आयोग निर्णय लेने में देर कर गया और बाद में पता चला शरद यादव जीत गए और लालू प्रसाद यादव हार गए। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें दोनों पार्टियां जूझ रही हैं। रागी, अब बोलिए। देखिए, मैं थोड़ा सा ये जो जहाँ 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है तृणमूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस 2019 के संदर्भ में यदि हम आकलन करें तो 10 सीटें थी जहां पर तृणमूल कांग्रेस जीती थी। उसमें 5 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें उसका प्रतिशत, उसका जो मत था वो 10,000 से ज़्यादा था। बाकी जितने कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी, वो भगवानपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां 37,300 कुछ ऐसे वोट थे जिससे वो विजयी हुई थी तृणमूल कांग्रेस। बाकी एक ऐसा मार्जिन से वो जीती थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन तरीके से पाट सकती है इन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो पहला फेज है वो चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस जो है एक प्रकार के दबाव बनाने का काम कर रहा है। एक दूसरा एक महत्वपूर्ण बात, ये चर्चा सुबह से चली थी और वो छूट गई थी, मैं जिसका जिक्र बहुत जरूरी करना चाहता हूँ। बार बार ये कहा जा रहा है ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। मैं इससे मना नहीं कर रहा, चुनाव आयोग की निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बिहार के अंदर जो राजनीतिक हत्याएं और हिंसा हुआ करती थी और जो बंगाल के अंदर होती हैं, उनके बीच में एक गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक
अंतर है, और गुणात्मक अंतर यह है कि बिहार के अंदर जो है वो जो गैंग थे वो पार्टियों के लिए काम करते थे, तो जो हिंसा थी वो गैंग के बीच में सिमट करके रह जाती थी, बूथों तक सिमट करके रह जाती थी। यहाँ पर बंगाल के राजनीतिक संस्कृति में वामपंथ ने ये बूथ तक नहीं, गांव-गांव तक इसको बिखेर दिया है। यानी गांव-गांव तक आपको कैडर का इस ढंग से पोलराइजेशन ही नहीं हुआ है, क्रिमिनलाइजेशन भी आप कह सकते हैं एक ढंग से हो गया है। हिंसा उसका एक राजनीतिक संस्कृति का एक औजार बन गया है, उसका एक चरित्र बन गया है। नतीजा यही है कि आप जो कंपनियां लगी हुई हैं, सीआरपीएफ की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, वो बूथों की रखवाली कर रही हैं, आसपास की रखवाली कर रही हैं, लेकिन गांव में तो नहीं है ना। जहां से आप वोट डालने के निकलते हैं, यदि वहां हिंसा हो जाती है, वहां मारपीट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति को कौन संभाले? क्या सारे गांवों में, बंगाल के सारे गांवों में सुरक्षा बढ़ा दी जाए और वहां से वोट निकल करके आए, उनकी सुरक्षा की जाए? तो ये सारे ऐसी चीजें हैं। बंगाल की स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि सड़कों पर आकर के गलियों में, गांव में गोलियां चल जा रही हैं, ये बिहार में नहीं हुआ करता तो था। संजीत जी, क्या ये गोलियां चलना और दंगा फसाद होना, क्या अगर सिर्फ एक ही पार्टी के पास इस तरह के तत्व हो तब तो इसकी संभावना नहीं लगती है? नहीं, मैं सिर्फ, हाँ, मैं बिल्कुल इसको कहना, देखिए, मुझे हर कोई इसमें कहना चाहेगा कि लोकतंत्र के अंदर हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आप बंगाल की राजनीतिक संस्कृति का देख लीजिए हिस्सा। जो सत्ता पार्टी वहां पर रही है, उसने कहीं ना कहीं से वो इन सब चीजों को, हमारे सहयोगी, जरा उनसे एक रिपोर्ट लेते हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई ने बड़ा आरोप लगाया। जैसी जानकारी हमने आपको अभी कुछ देर पहले दी थी, उनका कहना है कि उनके भाई पर हमला किया गया और सीधे सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी को लेकर ये दावा किया गया है कि इस पर तृणमूल कांग्रेस ने हमला किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने अपनी अगुवाई में, अपनी मौजूदगी में गाड़ी में तोड़फोड़ कराई। उनका कहना है कि जो पोलिंग एजेंट थे उनके, वो इसी गाड़ी से गए थे। हालांकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त वो गाड़ी के अंदर मौजूद नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी उन्हीं के भाई हैं जो कि इस गाड़ी से पोलिंग बूथ तक गए थे, जिस गाड़ी को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने निशाना बनाया है। ये उसी गाड़ी की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप, तोड़फोड़ की तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव, वोटिंग शुरू हुए अभी करीब 4-4 घंटे हुए हैं और अब तक एक के बाद एक कई शिकायतें हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़ की आ चुकी हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की भी और ईवीएम में खेला करने की भी शिकायतें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई हैं। पौलमी साहब, हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ आ गई हैं। पौलमी, क्या खबर आपके पास? जी रोहित, इस वक्त हम नयाग्राम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से रिपोर्ट कर रहे हैं जो झारग्राम जिले में पड़ता है। ये एक रिजर्व सीट है, शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व्ड सीट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वोटिंग इस वक्त जारी है। थोड़ी देर में यहाँ पर काफ़ी धूप हो जाएगी और शायद लोगों का आना कम हो जाए, पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफ़ी आ रहे हैं। ये काफ़ी रिमोट लोकेशन है झारग्राम, जो कि आप जानते हैं एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादातर ट्राइबल इसमें जो है इलाके हैं, तो वहाँ पे ये काफ़ी एक रिमोट कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे पोलिंग इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और इसी दौरान जैसा कि आप बता रहे हैं कि आसपास झारग्राम जिले की अगर बात करें, जो तृणमूल जो शिकायतें कर रही हैं वो ज़्यादातर पश्चिम मेदिनीपुर की शिकायतें कर रही हैं कि वहाँ पर बूथों में धांधली हो रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और उनका कहना है कि सेंट्रल। चलिए वापस आते हैं आपके पास पौलमी, और इस वक्त तस्वीरें आपको बांग्लादेश से दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देख सकते हैं आप, ओराकांडी पहुंच चुके हैं। मतुआ समुदाय का ये मंदिर कहा जाता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। बांग्लादेश की 2 दिन की उनकी यात्रा, और उस दौरान ओराकांडी मंदिर में प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले जयशरेश्वरी मंदिर में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां काली पूजा उन्होंने की थी, और अब ओराकांडी मंदिर में आए हैं। ये गोपालगंज का ओराकांडी मंदिर है जहां मतुआ समुदाय के लोग पूजा करते हैं। पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के 300 लोग
यहाँ रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। हरिचंद गुड़ीचंद मंदिर कहते हैं इसको। और इसके बाद वो मटुआ समुदाय के लोगों से मिलेंगे भी। धार्मिक सुधार आंदोलन जो हरिचंद ठाकुर के अनुयायियों ने चलाया, उसके बाद मटुआ समुदाय बंगाल में उसका आविर्भाव हुआ। और हरिचंद ठाकुर मटुआ महासंघ के संस्थापक थे, जिन्होंने औरकांडी में सन 1860 में धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एक समय तक अछूत माने जाने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए हरिचंद ठाकुर ने मटुआ संप्रदाय की स्थापना की। शैक्षिक और सामाजिक पहलों के माध्यम से समुदाय का उत्थान करना उनका मकसद था। और जो मटुआ समुदाय कहा जाता है, उसके लोग हरिचंद ठाकुर को भगवान का या विष्णु या कृष्ण का अवतार मानते हैं। आपको बता दें तो सीधे तौर पर हिंदू समुदाय से, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है मटुआ समुदाय को। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब पहुँचे हैं, यहाँ पर भी विजिटर बुक रखी है, देखिए कुर्सी लगी है साथ में, ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बैठेंगे और विजिटर बुक में वो अपने कमेंट्स लिखेंगे। और साथ ही बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको संबोधन भी प्रधानमंत्री का होगा, ऐसा इन तस्वीरों को देखकर लगता है। आप देख सकते हैं कुर्सियाँ लगी हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर और लोगों को बैठने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। इस समुदाय के कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार और बर्धमान जैसे जो बंगाल के हिस्से हैं, पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं, वहाँ पर फैले हुए हैं। हालांकि विभाजन के बाद मटुआ समुदाय के जो लोग भारत आए, वो ज़्यादातर भारत बांग्लादेश सीमा के इलाके में बसे। पश्चिम बंगाल के अलावा असम में, त्रिपुरा में, ओडिशा में, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में भी इन लोगों की बसाहट हुई। लेकिन अभी पूरा ध्यान सभी का पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान मटुआ समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात पर है। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त बांग्लादेश से लाइव आ गई। चित्रा, बोलिए। देखिए, मटुआ समुदाय जो बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। सबसे पहले हरि ठाकुर मंदिर में पूजन अर्चन का उनका कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि मटुआ समुदाय के लोग बिल्कुल भगवान की तरह उन्हें मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, क्योंकि उनकी ओर से भेदभाव, छुआछूत, इसके खात्मा के लिए कदम आगे बढ़ाए गए थे। इसी विचारधारा को लेकर लगातार वो आगे बढ़ते हुए चले गए थे। इसी वजह से इस समुदाय के लोगों के लिए वो भगवान की तरह से हैं और इसीलिए जगह जगह उनके मंदिर भी बनाए गए हैं, जिनमें जो सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है वो यही मंदिर बांग्लादेश का है, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। दिलचस्प ये भी है, बार बार पश्चिम बंगाल चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे की रणनीति भी दरअसल यही होगी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हो तो एक तरफ काली मंदिर की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना एक बड़ा संदेश देता है। तो मटुआ समुदाय के लोगों को न सिर्फ यहाँ पर आकर वो पूजा अर्चना करेंगे हरि मंदिर में, बल्कि लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। और उसके लिए बाकायदा टेंट लगाई गई हैं, वहां पर कुर्सियां लगाई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री सामने बैठेंगे और फिर अपने संबोधन की शुरुआत करेंगे। आपको यह भी बताते चले, साल 2019 के इलेक्शन में रोहित हमें थोड़ा जाना होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया था। देखिए, उस समय जो मटुआ माता हैं, जिनको बोरो माँ यानी कि बड़ी माँ कहकर पश्चिम बंगाल में संबोधित किया जाता है, वीणा पाणी देवी से जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि 42 में से कैसे 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और ज्यादातर सीटें उन इलाकों में उसको मिली थी जहां पर मटुआ संप्रदाय का अच्छा खासा प्रभाव है, यानी कि उन इलाकों में जहां पर इसकी तादाद कहीं ज्यादा है। हालांकि ममता बनर्जी की ओर से भी इस समुदाय को लुभाने की कोशिश की गई। सबसे पहले इनके परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाने का काम ममता बनर्जी ने ही किया था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शांतनु ठाकुर, जो कि हरिचंद ठाकुर के वंशज हैं, उनकी भी अंदर मौजूदगी है, उनकी भी तस्वीरें हमारे तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। शांतनु ठाकुर को टिकट दिया, वो जीत कर आए और इस वक्त वो मटुआ समुदाय को सबसे पहले उन्होंने भी संबोधित किया, क्योंकि पीएम का इंतजार किया जा रहा था। शांतनु ठाकुर का भी यहाँ के लोगों के मन में उनको लेकर एक अलग तरह की आस्था है, क्योंकि वो उनके वंशज हैं, इसीलिए लोग उनको बहुत मानते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए, मटुआ संप्रदाय अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 70 से ज्यादा पश्चिम बंगाल की वो सीटें जिसका जिक्र रोहित आप भी कर रहे थे,
कि जहां पर मतुआ समुदाय के लोगों का काफी अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। और शुरुआती जिन 4 चरणों में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के इलेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इन तमाम इलाकों में किया था, जहां पर शुरू के 4 चरणों में चुनाव होंगे और यहां पर मतुआ समुदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसीलिए माना जा रहा है कि पीएम का आज का यहां से यानी कि बांग्लादेश से संदेश सीधे सीधे उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, हरिचंद ठाकुर 1860 में मतुआ संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद छुआछूत वर्ण व्यवस्था, इसके खिलाफ लगातार जो ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इसको खत्म करने की उनकी ओर से वकालत की गई थी। क्योंकि अनुसूचित जाति का ये 50% हिस्सा जो कि मतदान करता है पश्चिम बंगाल में, उनको लेकर छुआछूत बहुत ज्यादा थी, उनको लेकर भेदभाव किया जाता था, उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। उसकी लड़ाई लड़ी गई हरिचंद ठाकुर और उनके वंशजों की ओर से। यही कारण है कि अब मतुआ संप्रदाय के लिए ये पूरा का पूरा परिवार, चाहे हम शांतनु ठाकुर की बात करें या फिर वीणा पाणी देवी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उनकी बात करें या फिर उनके बहुत सारे वंशज यहां पर भी रहते हैं जिनसे मैंने बातचीत की थी, उनकी ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर आगमन को लेकर खुशी जाहिर की गई थी। और हिंदुस्तान के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो यहां पर आकर सीधे मतुआ समुदाय के लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए अगर राजनीति को थोड़ी देर के लिए हम किनारे रख दें, तो एक ऐसा वर्ग जिसने जीवन भर संघर्ष किया हो अपने खुद के समान अधिकार को पाने के लिए, जो समानता का अधिकार चाहते हो, वर्ण व्यवस्था को जो लोग खत्म करना चाहते हो, उनके बीच अगर प्रधानमंत्री अगर उस छुआछूत को खत्म होने का संदेश देंगे, और यकीनन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसके वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब वो खुद आकर यहाँ के लोगों से एक एक करके मुलाकात करेंगे तो उसकी तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अगर हम बात करें मतुआ संप्रदाय की, तो देखिए 2011 और 2016 के चुनाव में इस समुदाय के लोगों ने ममता बनर्जी के पक्ष में वोट दिया था। यही कारण था कि 2011 में उन्होंने सरकार बनाई थी 34 सालों के लेफ्ट शासन को ध्वस्त करते हुए, जबकि 2016 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 294 में से 211 सीटों पर विजय प्राप्त की थी ममता बनर्जी ने। लेकिन 2019 में पूरी तरह से पासा पलट जाता है। हालांकि ममता दीदी की पार्टी 22 सीटों पर गेंद जरूर करती है, वो बीजेपी से 4 सीटें ज्यादा रहती है। लेकिन जिस पार्टी ने 2016 में सिर्फ 3 विधानसभा में जीत हासिल की हो और कई जगहों पर वो उसकी जमानत भी जब्त हो गई हो, ऐसी पार्टी अगर 2019 में लोकसभा की 42 में से 18 सीटें जीत कर आती है तो उसके बहुत ज्यादा मायने होते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है। खुद प्रधानमंत्री की वहां पर ताबड़तोड़ कई रैलियां पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं। लेकिन आज की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हरिचंद ठाकुर मंदिर की जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, यकीनन समाज में जो विषमता थी, जो भेदभाव था, उसको दूर करने का काम हरिचंद ठाकुर की ओर से किया गया। यही कारण है कि इस समुदाय के लोगों के भीतर उन्होंने एक आत्मविश्वास भरा। लोग उन्हें अछूत मानते थे तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम जन्म जब एक समान लेते हैं तो आखिर इस तरह की स्थिति क्यों है। उसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, लोग उनसे जुड़ते हुए चले गए। और उसके बाद आज देखिए मतुआ समुदाय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। न सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के भी मतदान में इस समुदाय की बहुत भूमिका रहती है। और यहाँ के भी जितने भी हुक्मरान हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस समुदाय को अपने पाले में चित्रा लाने की आपके कोशिश पास, में आप लगी बनी रहती रहिएगा हैं। हमारे साथ। चित्रा त्रिपाठी वहां से जानकारी दे रही है। बांग्लादेश में मतुआ समुदाय के लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कुछ ही मिनट के बाद उनका संबोधन भी होगा, आपको लेकर चलेंगे फिर से। और साथ ही असम और बंगाल दोनों राज्यों में पहले दौर की वोटिंग चल रही है। लगातार नजर हमारी है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।